निजाम के डेलीगेशन दिल्ली में आया, बोले कि भैया हमें तो आजादी चाहिए। माउंट बैटन लायक अली निजाम के वजीर थे, उनको बोलते हैं कि आप अपने निजाम से बोलिए कि वो इंडिया से मिल जाए, विलय कर ले। तो लायक अली बोलता है निजाम गोली खा लेंगे लेकिन विलय नहीं करेंगे। तो माउंट बैटन ने उनको बोला अगर इंडिया ने फौज भेज दी ना तो वो एक गोली भी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तारिकिस्तान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम हैदराबाद के इंटीग्रेशन टू द इंडियन यूनियन, मतलब हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज सितंबर द 13th है। 1948 में सितंबर द 13th को इंडिया ने पुलिस एक्शन लिया था हैदराबाद के ऊपर, जिसके बाद हैदराबाद का विलय हुआ था हिंदुस्तान में। फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। आज का एपिसोड इसी विषय पे है कि फोर्स का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताऊं कि सारे वारदात, सारे वाकये कैसे हुए, इससे पहले मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि हैदराबाद स्टेट क्या चीज थी। इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी वो। 82,000 स्क्वायर माइल्स का जगह था उनके पास। 26 करोड़ रुपए वो टैक्स में लेते थे। इसके अलावा 16 करोड़ लोग हैदराबाद स्टेट में रहते थे। उनके अपने सिक्के, उनकी अपनी करेंसी चलती थी, उनके अपने लोकल लॉज थे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से निजाम जो था, उस वक्त का जो निजाम जो था, वो हैदराबाद को कुछ अलग ही समझता था और उसे बार बार ब्रिटेन के गवर्नर जनरल्स को याद दिलाना पड़ता था कि भाई तुम कुछ अलग नहीं हो, बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो राजा हैं, हम आपको उन्हीं के बराबर मानते हैं, तो हवा में ज्यादा मत उड़ो। लेकिन वो मानने को राजी नहीं। अब यहाँ पे कांग्रेस का रवैया और सरदार पटेल का रवैया प्रिंसली स्टेट्स के प्रति जानना बहुत जरूरी है। सरदार पटेल ने बहुत पहले ही 1930s में डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आजादी के लिए लड़ रही है, पूरे हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ रही है। 350 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तान में उस वक्त, सबके लिए लड़ रही थी और उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आते हैं। सरदार पटेल ने कहा था कि एक बार आजादी मिल जाए फिर इंडिया खुद उन राजाओं से डील करेगी बिना बाहरी इंटरवेंशन। तो ये सरदार पटेल ने बड़ा ही क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों, जहां तक प्रिंसली स्टेट्स का सवाल है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे हम कहानी में पढ़ते थे ना, राजा और महाराजा होते थे, वो हाथियों पे बैठ के चलते थे, सब लोग ऐसे झुक जाते थे और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। तो ज्यादातर राजा महाराजा वैसे ही थे उस दौर पे भी। उनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, उनको सीधे आंखों से कोई देख नहीं सकता था। आज के डेट पे जब डेमोक्रेसी इंडिया में, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उस जमाने में वो बहुत ही कॉमन था। तो दोस्तों, हैदराबाद की इंटीग्रेशन की जहां तक बात है, वीपी मेनन, पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन, ये तीन लोग थे जो इंडिया की तरफ से नेगोशिएशंस लीड कर रहे थे हैदराबाद के विलय के लिए, और निजाम के साइड से उनकी अपनी डेलीगेशन आती थी। तो दोस्तों, कम से कम 5 राउंड्स हुए नेगोशिएशंस के। पुलिस एक्शन से पहले 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस। पहला राउंड तो वो जो सबको दिया गया था, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन आए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम हिंदुस्तान को आजादी दे रहे हैं। जो राजा महाराजा हैं वो डिसाइड कर ले कि इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो वो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। तो ज्यादातर राजाओं में तो खलबली मच गई थी, सब में मची थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया था। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो लास्ट मोमेंट तक नहीं मान रही थी, जिनमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ आते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस थे जब निजाम के डेलीगेशन यहाँ पे आए और बोले कि दिल्ली में आए, बोले कि भैया हमें तो आजादी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो बैठे थे लॉर्ड माउंटबैटन और सरदार पटेल की मिनिस्ट्री के लोग, बीपी मेनन थे उसमें, और नेहरू साहब, इन्होंने बोले भाई ये तो मुमकिन नहीं है, दूसरों को नहीं दे रहे, तुम्हें क्यों दे दे। तो निजाम ने बोले हम तो अलग है। तो 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। वो उन्हें इंडिपेंडेंस दिया तो इंडिया ने बोला था कि आपको विलय करना पड़ेगा। तो इन सब में लॉर्ड माउंटबैटन बीपी मेनन से डिस्कस करते हैं कि निजाम इतना हार्ड लाइन अप्रोच क्यों कर रहा है। तो लॉर्ड माउंटबैटन ने बोला था यार मेरी ये समझ है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है निजाम के देश की, उसमें सब मुस्लिम्स हैं, पुलिस में सब मुस्लिम्स हैं, फौज में जो ऑफिसर्स लेवल पे सब मुस्लिम्स हैं। तो उसको ये फिक्र होगी कि एक बार प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गया और हिंदुओं को, क्योंकि 80% तो निजाम के स्टेट में हिंदू ही थे, लेकिन वो 20% तो उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, तो उससे ये फिक्र होगी कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो उस वजह से वो थोड़ा विलय करने में संकोच कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान बनने का वजह भी यही थी। ऐसा तो कुछ था नहीं कि 2 नेशन थ्योरी जो दी थी वो बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक थ्योरी थी। ब्रिटिश खुद
वो झूठ बोलते थे, डिवाइड एंड रूल करके बोलते थे हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देश हैं जो एक साथ रह रहे, जो कि ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा रेडीमेड जो एक नुस्खा पड़ा था, और ये मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स, मुस्लिम आर्मी ऑफिसर्स, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स ब्रिटिश सरकार में, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स जो नवाबों के वजारतों में थे, नवाबों के मिनिस्ट्रीज में थे, ये उनका आइडिया था कि यार ये रेडीमेड है, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं, तो हमें एक अलग कंट्री चाहिए। और वो दिन आज के दिन, आज के डेट पे आप पाकिस्तान को देख लो तो ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ही चला रही है, और ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ही धक्का दिया था कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। तो वो दिन आज के दिन वही है। तो वो मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको हमेशा से इनसिक्योरिटी थी कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गई तो हमें जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हाई प्रिविलेज्ड पोजीशंस में, वो कहाँ जाएगा। तो वो एक फियर था उनका, जिसके वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनवाया। अब डिस्कशंस का दूसरा राउंड शुरू हुआ। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर दो, जब तक कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं करते तब तक आप एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर दो। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो थी, बड़े ही मुश्किल से एग्री किया गया था कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, निजाम के डेलीगेशन और इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन के बीच में। तो शुरू में निजाम ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, बाद में मुकर गया। अब मुकरने के पीछे की वजह क्या थी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, दिल्ली में बैठे लोगों को। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन थी हैदराबाद में, जिनके कार्डर्स को आप नॉर्मली रजाकार के तौर पे जानते हैं। उनका लीडर था कासिम रिजवी, उत्तर प्रदेश से था, वो लॉयर था, और क्या भाषण देता था, ऐसे ऐसे भाषण देता था कि पूरा पैनिक क्रिएट कर दिया था उससे, पूरे इंडिया में पैनिक क्रिएट कर दिया था कि ये आदमी क्या है। जो उससे बात करने आता था उनको ये लगता था कि आंखों से ही खा जाएगा, वो इस टाइप का आदमी था, मतलब पूरा ही फंडामेंटलिस्ट आदमी। उसने बोला कि हम तो गौरी की औलाद हैं, हम तो गजनी की औलाद हैं, डीएनए टेस्ट शायद किया होगा उन्होंने उस जमाने में। तो बोला गौरी और गजनी की औलाद हैं, पूरा इस्लामिक स्टेट चाहिए, निजाम जो हैदराबाद स्टेट है ये इस्लामिक स्टेट बनेगा। तो उन्होंने बोला ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अगर साइन किया तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। जो निजाम के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों ने डिस्कस करके एग्री किया, तो निजाम ने यू टर्न मारा, अब बोला हम एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, तो हम एक अपना एग्रीमेंट लेके आते हैं। तो अपना एग्रीमेंट लेके आए, तो वीपी मेनन साहब को दिखाया ड्राफ्ट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो निजाम ने प्रपोज किया। तो वीपी मेनन ने पूरा, अरे इसमें तो मेंशन ही नहीं है कि आप लोग फॉरेन पावर से बात नहीं करोगे, आप यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हो और आप तो ये कमिटमेंट ही नहीं दे रहे कि फॉरेन पावर से आप बात नहीं करोगे, तो आप हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या कि यहाँ पे 6 महीने का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करके हम चुप बैठे रहेंगे और आप वहां पे इधर उधर जाके बात करके आ जाओगे। तब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। निजाम ने नया डेलीगेशन भेजा, सब हार्डलाइनर लोगों का डेलीगेशन भेजा। तीसरा राउंड में जब आया नया डेलीगेशन, बोला कि हम जीरो से हम डिस्कस करेंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सर पकड़ लिया, बोला कि भाई इतना मेहनत करके हमने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बनाया था जो तुमने फाड़ के फेंक दिया, अब वही एग्रीमेंट साइन करो, वरना बिना एग्रीमेंट के रहो, बाद में कोई गारंटी नहीं है क्या होगा। तो वो बहस चलती रही और इन लोगों ने, लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और वीपी मेनन, इन लोगों ने बड़ा क्लियर कर दिया, नहीं वही एग्रीमेंट है, आप लोग हाँ करके गए हो, अगर अभी फिर से एग्रीमेंट हो जाएगी फिर तुम जाओ, कोई नया टीम आ जाएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। तो 27 नवंबर 1947 में निजाम ने रोते रोते वो एग्रीमेंट साइन किया, ये थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद। अब बात ये थी कि वो जो एग्रीमेंट लेके आए थे उसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया को सौंप देंगे, इस पे वो कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से सवाल ही नहीं उठता था कि निजाम के दिए हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर दिया जाए। अब 27 नवंबर 1947 को निजाम ने साइन कर दिया एग्रीमेंट। उसके अलावा ये अब ध्यान में रखिए कि 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो उस टाइम कत्लेआम चल रहे थे पंजाब में, बंगाल में। तो बंगाल में तो किसी तरह रुकवाया गांधी जी ने, पंजाब में चलता रहा। पाकिस्तानी पंजाब में हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था, जबरन उनका मजहब बदलवाया जा रहा था, और हिंदुस्तानी पंजाब में मुसलमानों को मारा जा रहा था। हिंदुस्तानी पंजाब जो हमारा वाला जो पंजाब है, हरियाणा हो गया, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स, तो ये एक बहुत ही कम्युनल एटमॉस्फेयर था। उसके ऊपर अक्टूबर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गई कश्मीर को लेके, तो एक बहुत ही चार्ज एटमॉस्फेयर था। इतने में ये 27 नवंबर का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, 3 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद। और फिर खबर आने लगी कि भाई यहाँ तो दंगा फसाद शुरू हो गया हैदराबाद में, जो रजाकार हैं वो हिंदुओं के ऊपर बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे बड़ा ही इमोशनली चार्ज हो गया था कंट्री का एटमॉस्फेयर कि सरकार कर क्या रही है। इतने में सरकार को एविडेंस मिला कि कम से कम 4 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किया गया हैदराबाद की तरफ से। पहला था, एक्सटर्नल अफेयर्स वालों से आप बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, आप देश के बाहर, इंडिया के बाहर किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को 20 करोड़ का लोन इन्होंने दे दिया। फिर बात हुई कि देश के बाहर किसी से बात नहीं करेंगे, तो इन्होंने अपना एक ट्रेड एम्बेसडर भेज दिया।
फिर निज़ाम ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि प्रेशियस मेटल्स जो है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है जैसे ऑयल सीड्स वगैरह, ये हैदराबाद से इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होगा। और चौथा सबसे बड़ा मेरे हिसाब से डिसीजन था उनका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के खिलाफ, और वो ये था कि इंडियन करेंसी हैदराबाद में नहीं चलेगी। मतलब इंडियन करेंसी, इंडियन कॉइन्स हैदराबाद में एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर ये एक तरीके से आप इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा रहे तो क्या कर रहे हो? तो आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वही बात है ना, आधे मन से ही साइन किया था। तो इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने भी एक सेमी ऑफिशियल ब्लॉकेड जारी कर दिया था। अब हैदराबाद के निजाम के गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया, हम तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब इंडिया ने सेमी ऑफिशियल ब्लॉकेड लगाया तो रोते हुए दिल्ली आ गए और बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो। खैर, जहां तक रजाकारों की बात थी, तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, दंगा फसाद शुरू हो गए थे। रजाकारों के एक चीज आप ध्यान रखिए, रजाकारों के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। अब 15 से 20% ही तो पॉपुलेशन थी ना मुस्लिम्स की, तो वहां से तो वो हिंदुओं को भगा रहे थे। कासिम रिजवी ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि हम तो इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो इंडिया में अब याद रखिए, पार्टीशन हुआ, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए पंजाब और बंगाल में, उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है कश्मीर में। उसके ऊपर से जब ये खबरें आती है न्यूज में कि हैदराबाद में भी राइट्स हो रहे हैं, साउथ इंडिया में भी राइट्स हो रहे हैं, तो पब्लिक बहुत ही गुस्सा थी, बहुत ही नाराज थी। इतने में एक फॉरेन जर्नलिस्ट का लेकिन बयान आता है जिसने एनालाइज किया था उस टाइम के इंडियन रिपोर्टर जो ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट में, तो उसने यही बोला था कि इस कदर नहीं मारे गए थे हिंदूज जो दिखा दिया गया था यहाँ पे, और लोगों ने मान लिया था अरे यहाँ तो मारे जा रहे मारे, ऐसा नहीं था, लेकिन पैनिक जरूर था। अब अगर कासिम रिजवी जो इस्लामिक सुप्रीमेसी चाहता है, उसने इतने इन्फ्यूरिएटिंग भाषण दिए, इतने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं का लाशें मिलेंगी, तो एकदम पैनिक क्रिएट तो हो गया था। इतने में मिड मार्च 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को पता चला कि इंडिया ने अपने इन्वेजन के प्लान्स बना लिए, मिलिट्री भेजेंगे हम, क्योंकि ये तो मानने वाला नहीं है निजाम। तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्वेजन के प्लान्स बनाए, नाम रखा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसलिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा हैदराबाद के किंगडम में पोलो ग्राउंड से 17, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो नाम दे दिया था। अप्रैल के महीने तक डेट फिक्स हो गई थी 13 सितंबर, लेकिन याद रखिए दोस्तों, डेट तो फिक्स हो गई थी 13 सितंबर पुलिस एक्शन की, लेकिन अब भी 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होने थे। चौथे राउंड में निजाम को यह प्रपोज किया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप जारी कीजिए जिसमें हिंदूज को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले। हिंदू 80% है, लेकिन बोला गया कि एटलीस्ट 60% तो दो फिलहाल टू स्टार्ट विथ, क्योंकि इतना डिस्प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स को, तो एकदम अचानक से तो नहीं उछाल सकते 80 पे, तो बोला आप 60% तो दो और हिंदूज को रिप्रेजेंटेशन। और निजाम को बोला गया कि अगर आपको ये फिक्र है कि मुस्लिम्स के कल्चर का क्या होगा, रिलीजियस ऑटोनॉमी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उनको बोला गया, निजाम को बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आप ये रूल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लो, उन्हें हम मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मुस्लिम्स की कल्चरल ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए आप वो रूल्स डाल लो, हम मान लेंगे। इतने में खबर अब ये आने लगी कि हिंदू मुस्लिम फसाद के बाद जो मेल ट्रेन्स बॉम्बे से चेन्नई जाती थी हैदराबाद से होते हुए, उनको लूटना शुरू किया गया, पैसेंजर ट्रेन्स को लूटना शुरू किया गया हैदराबादी एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में। तो इससे काफी पब्लिक सेंटिमेंट बन गया था हैदराबाद के खिलाफ इंडिया में। इतने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया होता है कि माउंटबेटन, लायक अली निजाम के वजीर थे, उनको बोलते हैं कि आप अपने निजाम से बोलिए कि वो इंडिया से मिल जाए, विलय कर ले। तो लायक अली बोलता है निजाम गोली खा लेंगे लेकिन विलय नहीं करेंगे। तो माउंटबेटन ने उनको बोला अगर इंडिया ने फौज भेज दी ना तो वो एक गोली भी नहीं चलेगी, ठीक है, जो तुम खुद को मारने की बातें कर रहे हो। तो मतलब वो लिटरली ऐसा हो गया था कि हम मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, पूरा सारा जो मुसलमान कम्युनिटी जौहर कर लेगा एक तरीके का, लेकिन हम इंडिया से विलय नहीं करेंगे। तो एकदम फेटलिज्म की तरफ चले गए थे कि मतलब एकदम आर या पार की लड़ाई, इस टाइप की बातें चल रही थी उस टाइम पे। और वो था कंटेक्स्ट जिसमें नेगोशिएशंस हो रहे थे। तो कितना टफ था उन लोगों से बात करना, आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, नेहरू के लिए, मेनन के लिए, माउंटबेटन के लिए, निजाम के रिप्रेजेंटेटिव से कितना टफ था बात करना। इतने में निजाम के लोगों ने बोला कि नहीं, हमें बंदूकों की ज्यादा जरूरत है। तो एक ऑस्ट्रेलियन एडवेंचरर था, सिडनी कॉटन नाम था, वो कराची से प्लेन्स के थ्रू एयरलिफ्टिंग करने लग गया था एमिनेशन का, कि इंडिया से लड़ाई होगी तो लड़ाई करेंगे। फाइनली मई के महीने 1948 में आखिरी राउंड हुआ टॉक्स का, द 5th राउंड। माउंटबेटन ने बोला कि यार मैं तो जा रहा हूँ जून तक, 1948 तक मुझे एक लास्ट अटेम्प्ट करने दो। उन्होंने सरदार पटेल से भी रिक्वेस्ट किया कि आप एक हेड्स ऑफ एग्रीमेंट, 11 पॉइंट एग्रीमेंट पे मान जाओ, जिसमें रजाकार्स को डिसबैंड किया जाएगा क्योंकि उतना मारपीट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन होगी हैदराबाद की जिसमें 60% हिंदू होंगे। एक कैबिनेट निजाम का नया गठन होगा जिसमें 60% हिंदू होंगे। और जो फौज है
हैदराबाद की फौज है वो 20,000 तक सीमित रहेगी। और इसके अलावा कुछ दूसरे जो अमेंडमेंट्स थे, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को आप रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने हुकूमत में। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक स्टेटस क्वो का एग्रीमेंट है कि आपको निजाम बने रहना है तो आप बने रहो कुछ साल तक, कुछ वक्त तक, साल नहीं, कुछ वक्त तक आप निजाम बने रहो। तो ये 11 पॉइंट्स एग्रीमेंट, हेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन कर दो। सरदार पटेल नहीं चाहते थे एग्रीमेंट साइन करना, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो माउंटबेटन के प्रति कृतज्ञ थे, तो उन्होंने ये साइन कर दिया, क्योंकि माउंटबेटन ने कितने सारे रियासतों को विलय करने में, इंडिया में विलय करवाने में सरदार पटेल का हेल्प किया था। 500 से ज्यादा रियासतें थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं साइन। सरदार पटेल ने बोला कि ठीक है साइन कर देते हैं। तो लेकिन उन्हें पता था दिमाग के पीछे कि निजाम नहीं मानेगा। निजाम के नुमाइंदे आए और बोले कि भाई हमें 2 और चीजें दे दो, फौज 20,000 है तो उसमें 8,000 और जोड़ दो, और इरेगुलर्स अलग होने चाहिए। इरेगुलर्स मतलब पार्ट टाइम फौजी, वो अलग होने चाहिए। और दूसरा ये कर दो कि जो लोकल लोगों को आप जो बोल रहे हो पॉलिटिकल पार्टी में, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जो थे उनको आप रिप्रेजेंटेशन दो अपने ऑफिस में, अपने मिनिस्ट्रीज में। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात सुनोगे तो वो हम नहीं मान, तो ये 2 अमेंडमेंट्स कर दो। तो बोले इंडिया वाले ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ये मान गई। वो 11 अग्रीमेंट जो खुद ही ऐसे ही नहीं मान रहे थे, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 और चीजें मानी। तो उसके बाद निजाम के लोग फिर 2 और चीज लेके आए कि हमें जो ट्रेड और व्यापार जो हमें करना है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम दुनिया में कहीं पे भी ट्रेड और व्यापार करेंगे, और मॉनेटरी इश्यूज और इकोनॉमिक पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी, उनके डिसीजंस हम खुद लेंगे, विच इज जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंस। क्योंकि आज अगर मैं अपना ही करेंसी छाप रहा हूँ, अपने इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, अपने रिलेशंस बना रहा हूँ मैं दूसरों से, तो इंडिपेंडेंस से कम थोड़ी है। ताइवान आज के डेट पे वही तो है ना, उनकी अपनी मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ट्रेड और व्यापार भी वो इंडिपेंडेंट के रिलेशंस है, तो नेक्स्ट टू इंडिपेंडेंस ही है वो। तो ये मांग रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो तुम घूम फिर के वाई इंडिपेंडेंस, पार्शियल इंडिपेंडेंस पे आ गए। तो 17 जून को पंडित नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गए, और अगर निजाम को ये जो एग्रीमेंट अभी तक हुआ है ड्राफ्ट, इसको साइन करना तो मोस्ट वेलकम। जब माउंटबेटन गए इंडिया से जून 48 में, तो बड़े दुखी होके गए कि निजाम ने बड़ा निराश किया मुझे। अब याद रखिए 13 सितंबर ऑलरेडी सेट था। 2 पक्ष थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक पक्ष था जो चाहता था कि हैदराबाद का जबरदस्ती विलय करवा दिया जाए मिलिट्री भेज के। दूसरा पक्ष ये था कि यार अगर मिलिट्री भेजेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हिंदुओं के खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए और रजाकार जो है हाथ खोल के हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज करने लग जाए। एक ये फिक्र थी। दूसरा फिक्र यह था कि पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आई थी कि अगर हैदराबाद को इन्वेड करोगे, आप फौज भेजोगे, तो पाकिस्तान इंडिया को इन्वेड करेगा। मतलब कश्मीर में तो लड़ाई चल रही है, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के भी फ्रंटियर्स खोल दिए जाएंगे। तो ये एक टेंशन था। इतने में 31 अगस्त को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से राजा गोपालाचारी ने एक चिट्ठी लिखी निजाम को कि आप सिकंदराबाद में इंडियन आर्मी के एक दस्ते को आने दीजिए, बैठने दीजिए, ताकि कोई अगर ऐसा वायलेंस हो तो रोकने में, हिंदूज के खिलाफ कोई वायलेंस हो तो रोकने में मदद कर सके। तो वो उन्होंने, निजाम ने मना कर दिया। अब ये सब जब हो रहा था, रजाकार्स वायलेंस करते हिंदुओं के खिलाफ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेमी ऑफिशियल ब्लॉकेड कर रखा था हैदराबाद का। इसके अलावा एक गोरेला टैक्टिक्स ही मान लीजिए, इस तरीके से निजाम के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी वायलेंट एक्ट्स हो रहे थे, और एक कांग्रेस के एफिलिएटेड वर्कर्स थे जो ये कर रहे थे। ये लोग निजाम के रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, रजाकार्स के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। 361 रजाकार्स इस दौरान मारे गए थे जब रजाकार्स अत्याचार कर रहे थे, तो रजाकार्स पे भी अटैक किए गए। कम से कम 42 पुलिस ऑफिशियल्स भी मारे गए थे हैदराबाद के गवर्नमेंट के। इतने में हैदराबाद धमकाने लगा इंडिया को कि हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, कम से कम 1 लाख लोग तैयार हैं अपनी शहादत देने के लिए। निजाम के वजीर ने बोला सऊदी अरेबिया से 1 लाख प्लेनें आएंगी और बॉम्बे और हमारे जो शहर हैं इनके ऊपर बॉम्ब करेंगे। तो धमकियां बहुत दी जा रही थी इंडिया को। इतने में सरदार पटेल ने बड़ा ही क्लियर कर दिया कि भाई मिलिट्री एक्शन तो अब होगा। तो सरदार पटेल का विजन बड़ा ही क्लियर था मिलिट्री एक्शन के लिए कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मान के चलना पड़ेगा, इंडियन सिस्टम जो है उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते हमारा अपना पुराना सिस्टम था, क्योंकि इतने सारे रियासत थे, उन्होंने तो अपनी गद्दी छोड़ दी थी। रामपुर के नवाब, टोंक के नवाब, भोपाल के नवाब, ये भी मशहूर नवाब थे जिन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। तो निजाम में अलग क्या चीज थी। तो फाइनली जब
कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि मिलिट्री एक्शन होगा, तो जब पंडित नेहरू ने सरदार पटेल का ओपोज किया था और काफी गुस्सा हो गए थे। पंडित नेहरू को हिंदू मुस्लिम के रिश्ते बने रहे, उसके लिए वो काफी कोशिश कर रहे थे और उनको ये फिक्र था कि हमारी फौज जाएगी तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसके लिए वो काफी नाराज भी हुए थे सरदार पटेल पे कि वो आप दूसरे विकल्प क्यों नहीं खोज रहे वॉर के अलावा। हालांकि ये मानना आसान है, ये सोचना आसान है कि पंडित नेहरू तो चाहते नहीं थे फौज भेजना, लेकिन ऐसा नहीं था। फौज मिलिट्री एक्शन का प्लान अप्रैल में ही बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू को जब माउंटबेटन ने पूछा था कि अरे मिलिट्री एक्शन प्लान बनाया, तो पंडित नेहरू ने बोला था, माउंटबेटन को डिफेंड किया था कि नहीं ये कंटिजेंसी प्लान है, जैसे निजाम का रवैया क्या पता हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो उन्होंने डिफेंड किया था मिलिट्री एक्शन जब प्लान हो रहा था। तो फाइनली 13 सितंबर सवेरे 4 बजे इंडियन फौज हैदराबाद में दाखिल हुई 3 जगह से। लेफ्टिनेंट जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी ने, जो सदर्न कमांड मिलिट्री के सदर्न कमांड के हेड थे, उन्होंने लीड की थी फौज। 3 जगह से एंटर हुए थे और जब एंटर हुई फौज तो कुछ जगह पे बड़े फियर्स रेजिस्टेंस हुई थी। हैदराबाद आर्मी ने वाकई में फाइट किया था, लेकिन इंडियन फौज जब हैदराबाद दाखिल हुई और लड़ रही थी तब उन्होंने जीप में एक्स ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर को पकड़ा, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स के साथ, बहुत सारे डायनामाइट के साथ। तो उससे पूछा कि भाई किसके लिए तुम इतना सारा एक्सप्लोजिव ले जा रहे हो? तो बोला अरे आप इंडियन आर्मी हैदराबाद में 13 तारीख को क्या कर रहे हैं? तो मुझे तो बोला कि 15 तारीख को आप आओगे, तो इसलिए मैं सारे ब्रिजेस को उड़ाने के लिए मैं ये गाड़ी लेके आ रहा था। तो सोचने वाली ये बात ये है कि हैदराबाद के लोग सोच रहे थे कि 15 तारीख को इंडियन आर्मी दाखिल होगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। हम 2 दिन पहले ही आ गए, तो भी अच्छी बात है, वरना ब्रिजेस उड़ जाते तो हैदराबाद को कैप्चर करने में ज्यादा टाइम लगता। 17 सितंबर को फाइनली निजाम के जो फौज है उन्होंने हथियार डाल दिए और लायक अली ने आके, जो निजाम का वजीर था, बोला कि हम हार गए और हिम्मत के साथ आप स्थिति का सामना कीजिए। तो निजाम को छोड़ के उसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, लायक अली इंक्लूडेड, इनको जेल में डाला गया था और कासिम रिजवी को भी जेल में डाला गया था। तो जहां तक कैजुअलिटी के फिगर्स है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के फिगर्स है, उसके तहत तो 1273 रजाकारों की डेथ हुई थी। हैदराबाद स्टेट आर्मी के 807 सोल्जर्स की डेथ हुई और इसके मुकाबले 10 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई। तो लड़ाई तो हुई थी। एक और बात यह कि क्या ये वाकई में पुलिस एक्शन था? तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि ये एक मैसेजिंग थी कि पुलिस एक्शन है, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि एक देश अपने ही लोगों के खिलाफ फौज नहीं भेज सकती, अपने ही लोगों के खिलाफ एयरफोर्स नहीं भेज सकती। तो ये बोलना कि हमने अपने कंट्री में फौज भेज दी, क्योंकि निजाम कोई बाहर का तो था नहीं, इसी कंट्री का था। जैसे पोर्चुगीज के खिलाफ आपने फौज भेज दी थी 61 में, वो पोर्चुगीज के खिलाफ भेजी थी, एक फॉरेन पावर था, लेकिन आप अपने ही लोगों के खिलाफ फौज नहीं भेज सकते। तो इसलिए मैसेजिंग की गई कि ये पुलिस एक्शन है, जबकि वो गई थी, फौज ही गई थी और गोलियां भी चली थी। अब जहां तक सिविलियन कैजुअलिटी की बात है, सरकारी आंकड़े तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन जहां तक सिविलियन कैजुअलिटी की बात है तो खबरें आने लगी कि नहीं, फौज ने तो कैप्चर तो कर लिया हैदराबाद, लेकिन खबरें आने लगी कि नहीं, सिविलियन कैजुअलिटी भी हुआ है, काफी हुआ है। तो पंडित नेहरू ने पंडित सुंदरलाल और काजी अब्दुल गफार की 2 मेंबर कमेटी हैदराबाद में भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि सिविलियन कैजुअलिटीज कितने। तो पंडित सुंदरलाल कमेटी ने अपना रिसर्च करने के बाद आके ये रिपोर्ट दिया था कि कम से कम 30 से 40 हजार सिविलियंस की डेथ हुई थी, ऑल मुस्लिम्स। और ये बोला था उन्होंने कि हम कुओं में गए, हमने देखा लाशें गिरी पड़ी हैं, हम गाँव में गए, देखा वहां पे लोगों के गोली मार दिया। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है, जो रजाकारों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था, तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो थे, यहाँ पे एक्शन लिया गया था और जो मुस्लिम मेंबर्स थे, जो कि कमेटी रिपोर्ट कहती है, मुस्लिम मेंबर्स को गांव के बाहर ले जाकर उन्हें गोली मार देते थे और जो विमेन और बच्चे जो थे उनको बोल देते थे आप हिंदू धर्म कबूल कर लो। तो ये पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कि बाद में क्लासिफाई कर दी गई थी। ये रिपोर्ट अगर आपको पढ़ना है तो 2013 में किताब आई थी एजी नूरानी की, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद। इस किताब में आपको इस कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, जो आज के डेट पे भी क्लासिफाइड है। तो फाइनली अगर हम बात करें आफ्टर मार्थ की कि बाद में क्या हुआ, तो निजाम को कुछ टाइम के लिए उस हैदराबाद प्रदेश का हेड बना के रखा गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी ताकि स्टेट जो है चलती रहे। हैदराबाद हिंदुस्तान में वन ऑफ द फर्स्ट रियासत थी, वन ऑफ द फर्स्ट जगह थी जहां पे जागीरदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ था। कॉम्पेंसेशन सबको मिला था, जागीरदारी सिस्टम अबॉलिश हुई तो जो जागीरदार थे उनको भी कॉम्पेंसेशन मिला और जो किसान जो थे उनको भी जमीन मिली थी। और वन ऑफ द रीजंस जो जागीरदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया
हैदराबाद में वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर जागीरदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड वाज बिकॉज हम लोग रजाकारों के बदमाशियों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम इस चीज पे तवज्जो नहीं देते कि कम्युनिस्ट रिबेलियन भी एक फ्लेयर अप हो गया था और रजाकारों ने कम्युनिस्ट से अलायंस कर ली थी। मतलब आप सोचिए, हार्डलाइनर मुस्लिम्स, हार्डलाइनर कम्युनिस्ट जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, इन दोनों में अलायंस हो गया था और कम्युनिस्ट छापामारी करके गुएरिला टैक्टिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को हार्म कर रहे थे। तो जो जागीरदारी सिस्टम जो अबॉलिश हुई तो किसानों को जमीन मिल गई, तो इससे कम्युनिस्ट जो था ये काफी कमजोर पड़ा था मूवमेंट। वो बात और है कि काफी टाइम तक तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था, मतलब कि वायलेंस का इंटेंसिटी कम हो गई थी, लेकिन था। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लंबा हो गया एपिसोड, लेकिन कई सारे बातें थी जो बतानी थी, प्रॉपर कंटेक्स्ट में बताना जरूरत था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और कंटेंट्स के लिए। थैंक यू।